गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी किसकी बेटा? आहार नाल की बात की थी। किसकी बात की थी बेटा? आहार नाल की। अब अपन ने टॉपिक शुरू किया था बेटा कौन सा? पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र के कितने पार्ट्स आए थे? 2 पार्ट्स। एक उसमें आ गया था आपके पास आहार नाल और दूसरा पार्ट आया था बेटा कौन सा? पाचक ग्रंथियां। आज अपन किसकी बात करते हैं? आहार नाल के पश्चात दूसरे पार्ट्स की बात करते हैं, पाचक ग्रंथि। अब पाचन से संबंधित जितने भी प्रकार की ग्रंथियां हैं, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि वो सभी प्रकार की किस प्रकार की ग्रंथियां बेटा? बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है? बहिस्रावी। और बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं अपन? वे ग्रंथियां जो नलिका के माध्यम से किसको बेटा? अपने रस को कहां ट्रांसफर करती है? लक्ष्यांग तक ट्रांसफर करती है, उन्हें क्या कहते हैं? बहिस्रावी। अब पाचक से संबंधित जितनी भी ग्रंथियां हैं, पाचन से संबंधित जो ग्रंथियां हैं, वो सभी की सभी कैसी होती है? बहिस्रावी होती है। अब मानव पाचन तंत्र में मुख्य रूप से पाचन से संबंधित 3 प्रकार की ग्रंथियां सम्मिलित की गई है, जिनमें सबसे पहली ग्रंथि आती है बेटा कौन सी ग्रंथि? कौन सी है बेटा? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहां पाई जाती है? मुख गुहा में पाई जाती है, जिनकी संख्या कितनी होती है? या मुख गुहा में पाई जाने वाली जो लार ग्रंथि है वो 3 प्रकार की होती है। या मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि को बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहली आती है बेटा अधोजीवा, दूसरी आती है बेटा अधोजंब और तीसरी है बेटा कर्णपूर्व लार ग्रंथि। अब जो अधोजीवा है वो जीभ के नीचे या जीवा के क्या पाई जाती है बेटा? नीचे पाई जाती है। अधोजंब किस में पाई जाती है बेटा? जबड़े में पाई जाती है। कर्णपूर्व कान से पहले किस में पाई जाती है बेटा? गाल में पाई जाती है। इन तीनों प्रकार की लार ग्रंथियों द्वारा नलिका की सहायता से मुख गुहा में किसका स्राव किया जाता है बेटा? लार का स्राव किया जाता है। अब लार क्या है? एक क्षारीय प्रकृति का क्या है बेटा? तरल पदार्थ है। किस प्रकृति का? लार एक क्षारीय प्रकृति का तरल पदार्थ है। इस लार में या इस लार का निर्माण करने के लिए क्या क्या पाता है? तो लार में नंबर फर्स्ट क्या पाता बेटा? जल। नंबर 2 अल्फा एमाइलेज एंजाइम। नंबर 3 लाइसोजाइम एंजाइम। नंबर 4 सोडियम क्लोराइड व नंबर 5 पोटेशियम कार्बोनेट। इन दोनों की क्या पाते हैं? आयन पाते हैं। अब जो लार ग्रंथि है वो मुख गुहा में किसका स्राव करती है? लार का स्राव करती है। लार एक क्या है बेटा? क्षारीय प्रकृति का तरल पदार्थ है, जिसके निर्माण में क्या क्या भाग लेता है?
जल, अल्फा एमाइलेज एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम कार्बोनेट आयन। अब जल, लार में उपस्थित जल भोजन को क्या बनाता है बेटा? नम बनाने कार्य करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे अपन पाचन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, उसमें अल्फा एमाइलेज एंजाइम या दूसरा नाम इस एंजाइम का बेटा टाइलिन एंजाइम। ये एंजाइम जो भोजन है उस भोजन में उपस्थित किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है बेटा? स्टार्च का। अब मुख गुहा में जो लार है उस लार में उपस्थित अल्फा एमाइलेज एंजाइम या दूसरा नाम है टाइलिन एंजाइम, ये एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च का क्या करता है बेटा? पाचन करता है। तीसरा एंजाइम है कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को क्या करता है बेटा? नष्ट करता है। और ये जो आयन है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम कार्बोनेट आयन, ये भोजन का माध्यम कैसा बनाते हैं? क्षारीय या उदासीन प्रकृति या उदासीन से थोड़ा हल्का क्षारीय प्रकृति प्रदान करते हैं। ये आपके पास पहली ग्रंथि हो गई बेटा कौन सी? लार ग्रंथि। दूसरी जो पाचक ग्रंथि है वो है बेटा कौन सी? यकृत, या इंग्लिश में कहते हैं बेटा लीवर। लीवर या यकृत अपने शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। लीवर या यकृत अपने शरीर की सबसे क्या है बेटा? बड़ी पाचक ग्रंथि है। लेकिन ध्यान में रखना ये किस प्रकार के बेटा? बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथि है, जबकि अंतःस्रावी प्रकार की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वो थायराइड होती है। ध्यान में रखना, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी शब्द आता है तब वो कौन सी हो जाती है बेटा? थायराइड। यकृत अपने शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जो कौन सी गुहा में बेटा? उदरीय गुहा में। किसमें? उदरीय गुहा में। किसके नीचे? तनुपट के नीचे पाई जाती है। कहां पाई जाती है बेटा? यकृत उदरीय गुहा में किसके नीचे? तनुपट के नीचे। और किसके ऊपर? स्टोमच या आमाशय की क्या पाई जाती है बेटा? नीचे पाई जाती है। अब ये जो यकृत ग्रंथि है, ये यकृत ग्रंथि मुख्य रूप से दो पालियों में क्या होती है बेटा? विभाजित होती है। इस प्रकार ये दो पालियों में क्या होती है बड़ा? विभाजित होती है। एक हो गई दाई पाली और एक हो जाती है बड़ा
बाईं पाली। अब जो दाईं पाली है वो बाईं पाली से साइज में क्या होती है, बड़ी होती है, और दाईं पाली के अंदर एक पतली झिल्ली युक्त थैलेनुमा संरचना पाई जाती है। किसके अंदर? दाईं पाली के अंदर एक पतली झिल्ली युक्त थैलेनुमा संरचना पाई जाती है। इस थैलेनुमा संरचना को अपन कहते हैं बेटा पिताशय, या इंग्लिश में कहते हैं बेटा गॉल ब्लैडर। पिताशय या गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर किसका संचय किया जाता है बेटा? पीत रस का क्या किया जाता है? संचय किया जाता है। जिसके अंदर किसका संचय किया जाता है? पीत रस का संचय किया जाता है। अब जो ये दो मुख्य पाली है, इसके अलावा यकृत के अंदर या यकृत के निर्माण में दो और छोटी पालियां भी भाग लेती है। इन छोटी पालियों कहते हैं क्वाड्रेट, सिर्फ नाम याद रखने हैं, और दूसरा है बेटा कॉर्डेट। दाईं व बाईं पाली के अलावा दो छोटी और पालियां पाई जाती है। इन पालियों को अपन कहते हैं क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट। अब दाईं व बाईं पाली के अंदर जो सेल निर्माण में भाग लेती है उन्हें अपन कहते हैं बेटा हिपैटिक सेल या यकृत कोशिकाएं। इन यकृत कोशिकाओं के अंदर किसका निर्माण होता है? पीत रस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पीत रस का निर्माण होता है। अब पीत रस दोनों पालियों से किस में आता है बेटा? पिताशय में आता है। किस में आता है? पिताशय में लाने वाली जो वाहिनियां हैं उन्हें अपन कहते हैं यकृत वाहिनियां। यकृत वाहिनी। अब यकृत वाहिनियां और पिताशय से निकलती है बेटा पीत वाहिनी। पीत वाहिनी और यकृत वाहिनियां आपस में मिलकर निर्माण करती है सामान्य पीत वाहिनी। यकृत वाहिनी व पीत वाहिनी से मिलकर जिस वाहिनी या डक्ट का निर्माण होता है, नलिका का निर्माण होता है, उसे अपन कहते हैं सामान्य पीत वाहिनी। ये सामान्य पीत वाहिनी आगे जाकर खुलती है बेटा किसमें? ग्रहणी में। किस में खुलती है? ग्रहणी में। जो अपन ने मूल डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में आया था, तो सामान्य पीत वाहिनी आकर किस में खुलती है? ग्रहणी में। इस सामान्य पीत वाहिनी का कार्य क्या हो जाएगा? पिताशय से जो पीत रस है उसको किस में ट्रांसफर करना बेटा? ग्रहणी में ट्रांसफर करना। किस में ट्रांसफर करना बेटा? ग्रहणी में ट्रांसफर करना। अब जहां ग्रहणी में जहां सामान्य पीत वाहिनी आकर खुलती है वहां एक क्या पाई जाती है बेटा? अवरोधनी पाई जाती है। अवरोधनी क्या होती है? पेशीय पल्ला या पेशीय कपाट होता है, गेट होता है। इस अवरोधनी को कहते हैं ओडी की अवरोधनी, या इंग्लिश में कहते हैं स्पिन कटर ऑफ ओडी। स्पिन कटर ऑफ ओडी क्या करता है? पीत रस को पिताशय से कहां? ग्रहणी में तो आने देता है, लेकिन ग्रहणी से वापस किस में नहीं जाने देता बेटा? पीत वाहिनी या सामान्य पीत वाहिनी में जाने नहीं देता। अब यकृत अपन ने कहा दो पालियों से मिलकर बना है, बाईं पाली और दाईं पाली। अब यकृत स्वयं किसका बना है? दो पालियों का बना है, और इन पालियों का निर्माण होता है बेटा किससे? हिपैटिक लोब्यूल से। जो
ये कृति क्या होती है बेटा? संरचनात्मक एवं क्या होती है बेटा? क्रियात्मक इकाई। अब जो यकृत की पालियां हैं, इन यकृत पालियों का निर्माण विशेष प्रकार की गोलाकार लोब से होता है। इस प्रकार के कई लोब्स किस में पाए जाते हैं? यकृत पालियों में पाए जाते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स। क्या कहते हैं? हिपेटिक लोब्यूल्स। ये हिपेटिक लोब्यूल्स की लीवर की क्या होती है बेटा? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब हिपेटिक लोब्यूल्स का निर्माण विशेष प्रकार की किससे होता है बेटा? सेल से होता है। इन सेल्स को अपन कहते हैं हिपेटिक सेल कहते हैं। इन हिपेटिक सेल्स के अंदर किसका निर्माण होता है? पीत रस का निर्माण होता है। अब इस प्रकार के हिपेटिक लोब्यूल्स प्रत्येक पाली में संख्या में लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, और इन हिपेटिक लोब्यूल्स के अंदर जो सेल्स पाई जाती है इन्हें अपन कहते हैं हिपेटिक सेल्स। और इन हिपेटिक सेल्स के अंदर किसका निर्माण होता है? पीत रस का निर्माण होता है, जो यकृत वाहिनी के द्वारा पालियों से किस में चला जाता है बेटा? पिताशय में, और पिताशय में वहां क्या हो जाता है? संचय। ये यकृत वाहिनियां पिताशय से निकलने वाली पीत वाहिनी के साथ जुड़कर निर्माण करती है सामान्य पीत वाहिनी का। सामान्य पीत वाहिनी आकर खुलती है बेटा किसमें? ग्रहणी में खुलती है, और उसके द्वारा किसका स्थानांतरण होता है? पीत रस का ग्रहणी में क्या होता है? स्थानांतरण। इसके अलावा जो हिपेटिक लोब्यूल्स है, इनके बीच बीच में विशेष प्रकार की किलर सेल्स पाई जाती है, जिन्हें अपन कहते हैं बेटा लीवर की कुफर सेल्स, जो ब्लड में पाई जाने वाली एक प्रकार की महाभक्षक प्रकार की क्या है बेटा? कोशिकाएं हैं, जो लीवर में पहुंचने वाले रोगाणु, बैक्टीरिया या मृत ब्लड कोशिकाओं को नष्ट करने क्या करती है बेटा? कार्य करती है। अब फिर अगला पॉइंट क्या है बेटा? अगला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का पहला कार्य हो गया बेटा किसका निर्माण करना? बाइल, जूस, या हिंदी में कहते हैं पीत रस का क्या करना? निर्माण करना। किसका निर्माण करना बेटा? पीत रस का निर्माण करना। अब पीत रस एक किस प्रकार का बेटा? क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का, हरे रंग का क्या है बेटा? तरल पदार्थ है। पीत रस क्षारीय प्रकृति का हरे रंग का एक तरल पदार्थ है, जिसका निर्माण पीत लवण व पीत वर्णकों से मिलकर होता है। अब पीत रस के निर्माण में दो घटक भाग लेते हैं, पीत लवण और पीत वर्णक। पीत लवण में मुख्य रूप से क्या पाता है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट, कोमा ग्लाइकोलेट जैसे जो लवण है वो कौन से लवण होते हैं बेटा? पीत लवण होते हैं। और पीत वर्णक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है
बिलीरुबिन और दूसरा होता है बेटा बिलीवर्डिन। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों बेटा किसके अपघटन से बनते हैं? HB यानी कि हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। अब ये जो पीत रस है, इसमें पाए जाने वाले जो पीत लवण है, उनका मुख्य कार्य है बेटा वसा का क्या करना? पायसीकरण करना। अब पीत लवण का मुख्य कार्य क्या है बेटा? वसा का क्या करना? पायसीकरण करना। पायसीकरण का अर्थ है वसा की बड़ी बूंदों किस में बदलना बेटा? छोटी बूंदों में बदलना, ताकि उस पर वसा का अपघटन हो जाए और वसा के पाचन की प्रक्रिया क्या हो जाए? संपन्न। तो पहला कार्य क्या होगा बेटा? वसा का क्या करना? पायसीकरण का। दूसरा कार्य है वसा के पायसीकरण के साथ साथ दूसरा कार्य है बेटा भोजन के माध्यम को उदासीन करके किस प्रकृति का बनाना बेटा? क्षारीय प्रकृति का बनाना। अब ग्रहणी में भोजन कहां से आ रहा है बेटा? आमाशय से, और आमाशय से जो भोजन आएगा वो सदैव अम्लीय होगा। तो ग्रहणी में पीतरस मिलाया जाता है। इस पीतरस में उपस्थित पीत लवण मिलकर पहले भोजन को उदासीन करके उसे किस प्रकृति में बदल देते हैं? क्षारीय प्रकृति में, ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम वसा क्या कर सके, या भोजन के अन्य जो घटक है उसका क्या कर सके बेटा? पाचन कर सके। ये मूल कार्य किसके हो गए बेटा? पीत रस के। अब दूसरा एक पॉइंट याद रखना, पीत रस में कभी भी कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाएगा। तो पहला कार्य हो गया बेटा लीवर का, किसका निर्माण करना बेटा? पीतरस या बाइल जूस का निर्माण करना। दूसरा कार्य है रक्त का संग्रह करना। एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो किसका संचय करती है बेटा? रक्त संग्रह करती है। तीसरा कार्य लीवर का तीसरा कार्य है विटामिन ए का संश्लेषण, वह क्या करना? संग्रह करना। एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो संश्लेषण और संग्रह भी करती है विटामिन का। इसके साथ साथ विटामिन डी व विटामिन B12 का क्या करती है बेटा? संग्रह करती है। चौथा कार्य ग्लूकोज से किसका निर्माण करना बेटा? ग्लाइकोजन का निर्माण करना। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण है वो भी कहां संपन्न होता है बेटा? लीवर में। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? जूनियर का शब्द है ग्लाइकोजिनेसिस। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण ग्लाइकोजिनेसिस, या ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट करना बेटा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। यह प्रक्रिया भी कहां संपन्न होती है? लीवर में। और इस प्रोसेस को नाम क्या दिया था अपन ने? ग्लाइकोजिनेलाइसिस। या फिर तीसरा एक शब्द और आया था बेटा, याद करो, प्रोटीन, एमिनो एसिड या फैटी एसिड से किसका निर्माण करना? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस। यह प्रक्रिया भी कहां संपन्न होती है बेटा? लीवर के अंदर। इसके अलावा लीवर का और अगला कार्य अमोनिया से किसका निर्माण करना बेटा? यूरिया का निर्माण। अमोनिया से यूरिया का निर्माण एक साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसे क्रेब्स हेंसलेट साइकिल या ऑर्निथोसाइकिल कहते हैं। ऑर्निथिन साइकिल भी कहां संपन्न होता है बेटा? लीवर में। अर्थात अमोनिया से यूरिया का निर्माण किस में होता है?
फिर पांचवा अगला कार्य जो छठा सातवां है, भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहां संपन्न होता है बेटा? लीवर के अंदर। भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहां होता है बेटा? यकृत में होता है। इसके पश्चात तो फिर बाद में अस्थि मज्जा वगैरह भाग लेना शुरू कर देती है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण। इसके अलावा रक्त में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो रक्त का क्या बनाते हैं बेटा? थक्का बनाते हैं, का निर्माण कहां किस में होता है? लीवर में होता है। इसके अलावा रक्त ब्लड सेल आरबीसी का अपगठन भी प्लिया के साथ साथ कहां होता है बेटा? लीवर में होता है। ये अपने पास किसके फंक्शन हो गए बेटा? लीवर की। तीसरी सबसे ग्रंथि पाचक ग्रंथि है वो कौन? तीसरी ग्रंथि है बेटा कौन सी? अग्नाशय। ये शरीर के अपने शरीर की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? पाचक ग्रंथि है, जो किस प्रकार की? एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, अर्थात अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का ये एक साथ कार्य करती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहां पाया जाती है बेटा? तो ग्रहणी के बीच अनियमित आकृति के रूप में पाई जाती है। अनियमित आकृति के रूप में पाई जाती है। अब यदि अपन इसकी संरचना का अध्ययन करें तो अग्नाशय की आंतरिक संरचना में दो प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट एसिनाई और नंबर 2 लैंगरहैंसे द्वीपिकाएं। अब इसकी आंतरिक डिटेल संरचना तो अपन पढ़ेंगे, अंतःस्रावी जो ग्रंथि आएगी उसमें अपन ये संरचना पढ़ेंगे पूरी। आंतरिक संरचना की दृष्टि से जो अग्नाशय ग्रंथि है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर फर्स्ट पार्ट है बेटा एसिनाई और नंबर 2 है लैंगरहैंसे द्वीपिकाएं। एसिनाई का अर्थ है बहिस्रावी कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे तो अपन कहते हैं बेटा एसिनाई। और एसिनाई के बीच बीच क्या पाए जाती है बेटा? अंतःस्रावी कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं? समूह पाए जाते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? लैंगरहैंस ने। और द्वीप शब्द से आप याद लगाओ किसे कहते हैं? सामाजिक पढ़ के आए हो 10th क्लास में। अब एसिनाई बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह है, इनके द्वारा तो किसका स्राव होता है बेटा? अग्नाशय रस का स्राव होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाते हैं? पाचक एंजाइम पाते हैं, जो अग्नाशय वाहिनी द्वारा कहां पहुंच जाएगा? ग्रहणी में। और लैंगरहैंस द्वीपिकाएं अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह है जो एसिनाई के बीच बीच पाई जाती है, जिनके द्वारा या जिनमें अपन यूं कह सकते हैं 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका अपन डिटेल स्टडी आगे करेंगे। अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल्स। अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन का स्राव होता है, बीटा द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है और यहाँ सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है। ग्लूकेगोन का कार्य मैंने जूनियर से बताता आ रहा हूँ, किसको बेटा? ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। ये दोनों हार्मोन
आपस में मिलकर ब्लड के अंदर शर्करा के स्तर का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। थैंक्स। इसके साथ ही अपनी पाचक ग्रंथियां क्या हो गई बेटा, पूरी हो गई। थैंक्स।